बुर्ज खलीफा किसने बनाया? सैमसंग ने। हाँ, साउथ कोरियन आर्मी के लिए टैंक कौन बनाता है? फाइटर जेट कौन बनाता है? सैमसंग। दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनियों में से एक कौन है? सैमसंग। आम आदमी सैमसंग को सिर्फ जानता है इलेक्ट्रॉनिक्स से कि सर जी ये तो मोबाइल बनाती है। हाँ जी, टीवी भी बना देती है, फ्रिज भी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, यही है इसका लेना देना। बढ़िया कंपनी है सर, एक से एक फीचर मोबाइल में देती है और सस्ते दाम में देती है और एप्पल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। आपको लगता है अगर ये रातों रात खत्म हो जाए ना सैमसंग, तो यार एप्पल तो अकेला बाजार पे राज करेगा। एप्पल के तो मजे ही मजे। अजी साहब बिल्कुल मजे नहीं है। अगर जिस दिन सैमसंग खत्म हो गया ना, उस दिन एप्पल भी नहीं बच पाएगा, उसका भी खत्म होना तय है। क्योंकि एप्पल में जो एलईडी स्क्रीन लग रही है, जो मेमोरी चिप लग रही है, जो फ्लैश पावर लग रही है, वो सैमसंग ही दे रहा है। गूगल के पिक्सल को भी यही दे रहा है। सैमसंग के बिना मोबाइल बनाने की कल्पना करना भी मुश्किल है भाई साहब। अंदर के सारे पार्ट सैमसंग ही बनाता है। अगर किसी दिन सैमसंग ने मोबाइल बनाने बंद भी कर दिए, पार्ट्स बनाने भी बंद कर दिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो 80 अलग अलग फील्ड में काम करती है। वो कंस्ट्रक्शन भी करती है, वो इंश्योरेंस भी करती है, उसके होटल भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। साउथ कोरिया की जीडीपी का 20% अकेली कंपनी है। एक कंपनी देश के 5वें हिस्से के बराबर। सैमसंग के प्रेसिडेंट की उतनी ही इज्जत और उतनी ही पावर है जितनी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की। कम नहीं है, ज्यादा ही होगी। जैसे भारत के बच्चे बचपन से तैयारी करते हैं आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी, वैसे साउथ कोरिया के बच्चे बचपन से तैयारी करते हैं कि यार सैमसंग में नौकरी लग जाए साहब। तो सैमसंग ग्रुप कब चालू हुआ, ये करता क्या क्या है, इसका टर्नओवर कितना है, इसका विश्व में स्थान कितना है, ये इतना बड़ा कैसे बन गया, इसके पीछे क्या क्या सक्सेस स्ट्रेटजी थी, क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी, कैसे भाई साहब सरकार ने इनको सपोर्ट दिया और उसके बदले ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। जब देश की सरकार के मुखिया बिजनेसमैन से दोस्ती कर लेते हैं तो अलग अलग सेक्टर में कैसे घुसते हैं और अलग सेक्टर को कैसे डोमिनेट करते हैं, ये साउथ कोरिया और सैमसंग से सीखने को मिलेगा। ऐसे क्या 3 टर्निंग पॉइंट है सैमसंग की लाइफ में कि सैमसंग भी बदली और पूरे कोरिया को और दुनिया को बदल के रख दिया। ये सब बताएगा आपका राहुल। तो आप सैमसंग के फैन हो या हेटर, सैमसंग का मोबाइल चलाते हो या सैमसंग का टीवी घर में रखा है या कहीं पे वॉशिंग मशीन देखी थी, या जो भी सैमसंग से आपका नाता है, उसकी कसम दे के कहता हूँ वीडियो अंत तक देखना और शेयर जरूर करना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है 1938 से। साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से एक बंदा आता है, ली ब्योंग चुल। वो मात्र 28 वर्ष की उम्र में एक कंपनी की शुरुआत करता है। उसका नाम रखता है सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी का नाम सैमसंग क्यों रखता है? सैमसंग का कोरियन मीनिंग होता है 3 स्टार। 3 का मतलब कोरिया में माना जाता है बिग एंड पावरफुल, और स्टार का मतलब माना जाता है एवरलास्टिंग, कि हमेशा रहने वाला, बड़ा और पावरफुल। सैमसंग आज वही बन गया है जैसा उसका नाम रखा था। तो लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, सैमसंग से पूछो। तो राहुल जी इन्होंने 1938 में मोबाइल बना लिया था क्या? अजी नहीं साहब, उस समय तो सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी थी और ये बेचते थे फल, सब्जी, नूडल, मछली। ये था इनका इनिशियल बिजनेस। इनका सियोल में हेडक्वार्टर था। वहां पे इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस चालू करके पहले तो कोरिया के अलग अलग इलाकों में फैलाया, फिर आसपास की कुछ कंट्रियों में एक्सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे भाई साहब थोड़े पैसे वाले थे और इन्होंने भाई साहब बिजनेस की शुरुआत की। काम अच्छा था, ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो आने वाले 10-12 साल में टॉप 10 कंपनियों में शुमार हो गए। अब इनकी गाड़ी ऐसी चल रही होती है, फल, चावल, मछली, नूडल बेच रहे होते, लेकिन इनकी जिंदगी में पहला टर्निंग पॉइंट आया 1950 में, जब इनका वॉर छिड़ गया। वॉर किससे छिड़ा? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ लिए। नॉर्थ कोरिया किम जोंग वाला। अच्छा, वॉर कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता और देश के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो देश की एकदम हालत खराब हो गई। हम कहते हैं पहले साउथ कोरिया से कुछ एक्सपोर्ट हुआ करता था, एक्सपोर्ट तो बंद, खाने पीने की चीजों के लिए भी इंपोर्ट करने लगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा यार ये जो करंट काम है इसमें तो दिक्कत है, थोड़ा मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, इसी बिजनेस में रहेंगे तो आगे तो दिक्कत आएगी, तो कुछ नया करते। क्या नया करें? तो उस समय दक्षिण कोरिया में गन्ने बहुत हुआ करते थे। आज भी गन्ने की पैदावार में साउथ कोरिया का अच्छा खासा नाम है। तो भाई साहब इन्होंने कहा यार गन्ने यहाँ पे होते हैं, चलो शुगर मिल लगा देते हैं। तो ये इन्होंने अब लगाई शुगर मिल। अब आप सोचना सर, आज मोबाइल बनाने वाली कंपनी नूडल बेच रही थी, उसके बाद आई शुगर मिल। शुगर मिल से ठीक ठाक इन्होंने प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा और डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इन्होंने एक वुलन फैक्ट्री लगाई और कपड़े बनाने लग गए। तो सैमसंग उतर गया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। ये बिजनेस करते करते इन्होंने कहा यार सर सर्विस इंडस्ट्री में चले गया, तो इन्होंने भाई साहब खुद का इंश्योरेंस कंपनी डाल ली। ये इंश्योरेंस भी बेचने लग गए। फिर इन्होंने कहा यार अपना खुद का एक रिटेल स्टोर डाला जाए, डिपार्टमेंटल स्टोर डाला जाए। तो सैमसंग ने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले, डीमार्ट जैसे। वो समय था युद्ध के बाद का,
और उस समय बहुत ज्यादा कंपनियां काम नहीं कर रही थी और इन्होंने काम किया और इतने सेक्टर में काम किया, थोड़े ही समय में बन गए साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। अब आया इनके जिंदगी का सेकंड टर्निंग पॉइंट। ये घुसे उस सेक्टर में जिसकी वजह से आज इनको सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। 1968 में ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और मात्र 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निकाल दिया, 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये दुनिया के सबसे बड़े टीवी मैन्युफैक्चरर बन गए। 1979 में इन्होंने चालू किया माइक्रोवेव बनाना, 1980 में एसी बनाना चालू कर दिया, 1981 में कलर टीवी लेके आ गए, 1983 में इन्होंने बना दिया पर्सनल कंप्यूटर, 1993 में आते आते ये दुनिया के हाईएस्ट चिप मैन्युफैक्चरर बन गए। और जो आपका ओरिजिनल आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था ना, वाह क्या बात है, स्टीव जॉब्स ने दुनिया हिला दी, उसका प्रोसेसर उसकी चिप भी सैमसंग ने इनको दी थी। फिर इनको ऐसा लगा यार इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं, अपने को सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती रहती है, अपन क्यों खरीद के बनाते हैं, अपन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खरीद लेते हैं। तो इन्होंने एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खरीदी, फिर उसमें खुद ही अपने पार्ट सेमीकंडक्टर के पार्ट्स बनाने लगे, फिर उसको एक्सपैंड करके इतना बड़ा कर लिया कि ग्लोबली एक्सपोर्ट करने लग गए। 2005 तक आते आते दुनिया के सबसे बड़े एलसीडी पैनल मैन्युफैक्चरर बन गए थे। अब बात करते हैं तीसरे टर्निंग पॉइंट की तरफ। ये अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो ये बाकी फील्ड में था। अब ये मोबाइल में जो असली लड़ाई एप्पल वर्सेस सैमसंग चल रही है ना, उस पे आते हैं कि ये उसमें कैसे आया, मोबाइल कब बनाया। ये मोबाइल्स के सेक्टर में घुसे थे 1983 में साहब, एप्पल से भी कोई 25 साल पहले। और इन्होंने पहला फोन बनाया 1986 में, फोन का नाम था SC100। ये हो गया फेल, बोले भाई साहब नहीं चल रहा। 1988 में दोबारा लॉन्च किया गया, नहीं हार नहीं मानेंगे, SH100, ये भी फेल हो गया, ये भी ना चल रहा। फिर 1993 में लेके आया SH700, ये हुआ हिट। 1994 में लेके आया SH770, ये हो गया सुपर डुपर हिट और भाई साहब इनका डंका बज गया। और 1996 से 98 आते आते ये फोन मार्केट के 57% के राजा बाबू हो गए थे। लेकिन याद करो, ये फोन वो वाला नहीं था जो आज आप देख रहे हो, ये फोन थे CDA में। CD में फोन वो होते हैं जिसमें एक बार सिम लगी आई तो आई, फिर वो सिम बदलती नहीं है। या जो 2006 में रिलायंस ने मोबाइल लॉन्च किए थे ना, कर लो दुनिया मिट्टी में, वो सारे CDA में टेक्नोलॉजी के फोन हुआ करते थे। तो उस तरह के फोन में महारत थी, स्मार्टफोन में ये नहीं कूदे थे। अपना फोन लेके सैमसंग इंडिया में आया 2004 में, लेकिन उस समय सैमसंग को सफलता नहीं मिली क्योंकि वहां पे भारत में राज कर रहा था नोकिया। वो तो फिर धीरे धीरे आते आते नोकिया के खुद ही कर्म खराब हुए, नोकिया धीरे धीरे बाजार से गायब हुआ और 2009 में ये लेके आया सैमसंग गैलेक्सी। तब जाके भारत में थोड़ी बहुत इसको ट्रैक्शन मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी। 2011 आते आते ये दुनिया का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया। 2010 में ये पूरी दुनिया का मार्केट लीडर बना था स्मार्टफोन के बेचने में और 2010 से लेके 2022 12 साल तक ये इकलौता लीडर रहा। अभी पिछले साल एप्पल ने 2023 में आके इसको थोड़ा पीछे छोड़ा है और हो सकता है वापसी भी कर ले, पर 12 साल तक एक छत्र राज्य रहा था स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में भी। और दुनिया की जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो भी सैमसंग की है। कहाँ बनाई? कोरिया में नहीं, नोएडा में। भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्री। तो सर जी अब सैमसंग के बाकी फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में भी चाहिए, आप में से कभी भी किसी ने सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट काम में लिया है क्या? फोन पे देख रहे हो तो तुरंत डालो, या टीवी लिया हो, फ्रिज लिया हो, वॉशिंग मशीन लिया हो, कुछ भी कहीं काम में लिया हो तो मुझे चैट बॉक्स में तुरंत बताओ, अभी के अभी। अब चलते हैं अपन सैमसंग के बाकी धंधों की तरफ। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज। वो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनीज में से एक है। नॉर्मल शिप नहीं, इन नॉर्मल के काका जी जो शिप होते हैं वो सैमसंग की मास्टरी है उसको बनाने में। ये साउथ कोरियन आर्मी के लिए फाइटर जेट बनाती है, जेट इंजन के इक्विपमेंट बनाती है। इसने साउथ कोरियन आर्मी के लिए टैंक बना रखे हैं और अभी एक ह्यूमनाइज्ड रोबोट पे काम कर रही है कि जहां पे हमारे सैनिक नहीं जा सकते वहां एक रोबोट जाएगा लड़ने के लिए, वो भी सैमसंग बना रही है। इनकी कंपनी है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। वो बनाती है रोड, टनल, ब्रिज, बिल्डिंग। उसने बनाया बुर्ज खलीफा। मलेशिया के ट्विन टावर है पेट्रोनस टावर, उसी ने बनाया साहब। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी सैमसंग ही है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क जैसे डिज्नीलैंड होता है, इनका एवरलैंड है, वो भी सैमसंग का ही है। ये छोड़ो, सैमसंग का पूरा एक शहर है कोरिया में सैमसंग टाउन नाम से। सैमसंग की एक ट्रस्ट भी है छोटी सी, उसमें सैमसंग का एक स्कूल भी है, सैमसंग की एक यूनिवर्सिटी भी है, सैमसंग का एक हॉस्पिटल भी है। और 1990 में साउथ कोरिया में रेनो के साथ पार्टनरशिप में कार भी बनाती है। और ऐसी छोटी मोटी 80 इंडस्ट्रियों में सैमसंग भी है। अगर आपको लगा राहुल जी क्या रिसर्च किया, हम तो सैमसंग को क्या समझते थे तो डायनासोर निकला, तो भाई साहब एक बार लाइक ठोक देना,
इसकी वर्ल्ड पोजीशन बताता हूँ। दुनिया में साउथ कोरिया की तो नंबर 1 कंपनी है ही, ये दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका मार्केट कैप है 325 बिलियन, यानी उतना ही लगभग जितना टाटा ग्रुप का है या जितना अंबानी ग्रुप का है। अब टाटा अंबानी ग्रुप ने बिजनेस बिल्ड किया भारत में, जहां पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। साउथ कोरिया इतना सा देश है, इतनी सी पॉपुलेशन है, वहां पे इस टक्कर की कंपनी खड़ी करना जज्बे की बात तो है। अब सैमसंग क्या है और क्या करता है ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी लगी, क्या इसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, क्या कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्या कुछ स्कैम और भ्रष्टाचार हुआ, क्या हम सीख सकते हैं, आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कि भाई सैमसंग ने तो 80 इंडस्ट्री में कर लिया खुद को डाइवर्सिफाई। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे तो ये बताओ। या आपने वही एक एफडी करा के छोड़ दी, थोड़ा बैंक में डाल दिया, थोड़ी सी ज्वेलरी ले ली, थोड़ी बहुत एसआईपी चल रही है, हो गया जी डाइवर्सिफाई। भाई साहब ये सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एफडी करानी चाहिए नाम मात्र की, इंश्योरेंस कराना चाहिए सिर्फ टर्म और मेडिकल, बाकी इंश्योरेंस की इतनी वैल्यू नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डालोगे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आने वाला है। पैसा कहाँ डाइवर्सिफाई किया जाता है ये हमको पता ही नहीं है। अच्छा डाइवर्सिफाई करने के लिए भैया पहले पैसे बचे तो सही, तो सेविंग कैसे करें वो भी नहीं पता। हम तो ब्रांड के चक्कर में आके, मार्केटिंग के चक्कर में आके पैसा दे बैठते हैं कंपनीज को, और मैं ये भी नहीं पता कमाते कैसे हैं। तो भाई साहब अगर आप जरा सा इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि यार पैसा कमाए कैसे, स्किल बढ़ाए कैसे, ये कमा तो लिया इसको बचाएं कैसे, क्या हैबिट होती है, क्या प्रिंसिपल होते हैं, और फिर इनको सही जगह कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, सीखना चाहते हो तो इसका भी एक सीक्रेट है, पैसे का सीक्रेट। और इस पे आपके भाई ने बनाया डिटेल कोर्स सीक्रेट ऑफ मनी। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कम कमाते हो या बहुत ज्यादा कमाते हो, अगर आप चाहते हो यार मैं इस लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, शुरुआत में मेहनत करूं पर बाद में बैठे बैठे पैसा आए मैं काम करूं, तो ये कोर्स जरूर कर लेना पूरे परिवार के सहित। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब चलते हैं सैमसंग की मेन वीडियो पे। अब सैमसंग क्या है, क्या क्या करता है ये तो बता दिया, सैमसंग ने कैसे किया वो अब सुनो साहब। जो मैंने कहा था ना पहला टर्निंग पॉइंट आया वॉर के बाद, वहां से कहानी असली चालू होती है। भाई देखो युद्ध हुआ, इकोनॉमी हो गई बर्बाद, प्रोडक्शन खत्म, एक्सपोर्ट खत्म, मांग के खाना पड़ रहा है, सहायता आ रही है, यूएन से सहायता आ रही है, अमेरिका सहायता दे रहा है, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। तो उस समय के प्रेसिडेंट ने कहा भैया ऐसे हम पे अगर गुजारा चलेगा तो कैसे बात चलेगी, हमको हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इकोनॉमी आगे कौन बढ़ाता है, इकोनॉमी तो बिजनेसमैन ही आगे बढ़ाता है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ बिजनेस ग्रुप को छांटते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कि भैया इनको सरकार सपोर्ट करेगी ताकि ये उद्योग धंधे सेट करें, उसको फैलाएं ताकि ये बढ़े, साथ साथ देश भी बढ़े। ये आरोप तक लगते हैं आज भी कि उस समय जो यूएन से पैसा आता था आर्थिक सहायता का कि भैया तुम अपने यहाँ बिल्डिंग बना लो या पैसा अपने नागरिकों को खिलाओ पिलाओ, वो यूएन की सहायता का फंड, अमेरिका की सहायता का फंड, वो सरकार ने डाइवर्ट कर दिया इन बिजनेस हाउसेस को कि भैया तुम आगे बढ़ो जी। उस समय कुछ ग्रुप्स निकले, उस ग्रुप में सैमसंग भी था, एलजी भी था, Hyundai भी था, ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप थे, पर 3 ग्रुप को आप जानते हैं तो मैंने उसका नाम ले दिया। तो सरकार ने इनको सपोर्ट करना चालू किया। सरकार ने कहा जितना लोन चाहिए इनको लोन दे दो, कम से कम ब्याज पे लोन दे दो साहब, इंडस्ट्री में काम करना है वहां के लाइसेंस दे दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स में बेनिफिट दे दो साहब, टैक्स में छूट दो दुनिया भर की। सैमसंग जब इलेक्ट्रॉनिक्स में कूदा, इनके कूदते ही इलेक्ट्रॉनिक्स में टैक्स को 50% कम कर दिया, आधा कर दिया टैक्स को, कि सैमसंग आया थोड़ी मदद करो। बाकी कंपनियां जैसे जापान और बाकी कंपनियां यहाँ पे आके कोरिया में प्रोडक्ट बेचती थी, बैन कर दिया कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, यहाँ पे तो हमारे लोग ही बेचेंगे साहब। तो पूरा मार्केट इनके लिए खोल दिया, बाहर वालों को आने नहीं दिया, और फुल सपोर्ट क्या चाहिए बोलो। सरकारी बैंकों ने दरवाजे खोल दिए, जब जितने लोन चाहिए बता देना, अपनी बैंक है, घबराने का नहीं, आगे बढ़ने का। ये जो बिजनेस ग्रुप होते हैं जो एक सेक्टर में नहीं कई सेक्टर में काम करते हैं, इनको नॉर्मली कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं, कि जो अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे टाटा कॉन्ग्लोमरेट है, अडानी है, अंबानी है, बजाज ग्रुप है। साउथ कोरिया में कॉन्ग्लोमरेट को कहते हैं चाय बॉल। ऐसे एक सैमसंग चाय बॉल है, एलजी चाय बॉल है, Hyundai चाय बॉल है, ऐसे अलग अलग कुछ चाय बॉल है जिनके हाथ में पूरी साउथ कोरिया की इकोनॉमी है। उनमें सबसे बड़ा चाय बॉल है सैमसंग। अब इनका सबका रिजल्ट क्या हुआ, पहली बात जब देश में प्रोडक्शन बढ़ा, देश से एक्सपोर्ट जाने लगा, करेंसी आई, तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। बस अब कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, प्रोडक्शन बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, इनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधर गया। साउथ कोरिया को कहते हैं मिरेकल ऑफ द हान रिवर। वहां पे एक नदी है हान रिवर, उसके कोने पे है। तो बोले ये करिश्मा है, अजूबा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एज पर थ्योरी चले तो साउथ कोरिया गरीब देश होना चाहिए, पर ये अमीर हो कैसे गया, बोले इस कारण ही हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में देश को थोड़ा फायदा मिला, लेकिन पूरा देश एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट हो गया। साउथ कोरिया की जीडीपी का 20% अकेली सैमसंग है साहब। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, सैमसंग ही साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया ही सैमसंग। राहुल जी ऐसे क्यों कह रहे हो, भाई साउथ कोरिया इज सैमसंग, सैमसंग इज साउथ कोरिया। आप एक बार साउथ कोरिया के नागरिक की दृष्टि से देखो,
आप साउथ कोरिया के सिटीजन हो, आपको मोबाइल लेना है, आप सैमसंग का लेते हो। आपको टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, आप सैमसंग का ही लेते हो। फिर आपको भाई साहब गाड़ी लेनी है, रेनो के साथ में सैमसंग की गाड़ी मिलती है। इंश्योरेंस हम सैमसंग से लेते हो। आपको हॉस्पिटल जाना है तो सैमसंग में जाते हो, पढ़ते हो तो सैमसंग में पढ़ते हो, कोई घूमने जाते हो तो किसी शिप पे बैठे हो, शिप सैमसंग ने बनाया है। तुमने थीम पार्क चले गए तो वो सैमसंग का है। तुम रहते सैमसंग टाउन में हो तो भाई साहब तुम्हारी तो जिंदगी ही सैमसंग है। तो सैमसंग वहाँ पे लाइफस्टाइल है। तो जैसे बच्चे तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी में पास हो गए तो कलेक्टर बन जाएंगे, मजा आएगा, अजी साहब एक बार आईआईटी में हो जाए, वहां पे कहते हैं बच्चे एक बार सैमसंग में हो जाए तो जिंदगी सफल। सैमसंग में बच्चा काम करता है तो शादी बढ़िया होगी, दहेज का सिस्टम भी होता होगा तो अच्छा मिलता होगा वहां पे। तो इसलिए बच्चे बचपन से ही वहां पे सेट एग्जाम होता है 6 महीने में एक बार, सैमसंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चे बचपन से उसकी तैयारी करते हैं कि भाई यहाँ पास हो जाए तो सैमसंग में नौकरी लग जाए तो जीवन सेटल, कुछ करना ही नहीं है। जिसकी सैमसंग में नहीं लगती वो एलजी में ट्राई करता है, जिसकी एलजी में नहीं लगती वो हुंडई में ट्राई करता है, जिसकी तीनों में नहीं लगती वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन जिंदगी भर सर शर्म से नीचे रहता है कि यार जिंदगी में फेल हो गया, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए साहब। ये स्टेटस है सैमसंग का कोरिया में। अब मुझे आपसे पूछना है कि सब ये सरकार का कुछ बिजनेसमैन को सिलेक्ट करके उनको सपोर्ट करना, अंधा सपोर्ट करना, ये सही है कि गलत? क्योंकि कोरिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा होता तो चाइना में भी है, करती तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी है। तो क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट भी करती है? और है आपकी नजर में कोई ग्रुप की यहाँ आपको लगता करे सरकार तो अंधा सपोर्ट कर रही है? चैट बॉक्स में बताना। पहली बात, करती है कि नहीं, करती है तो किसको, और आपकी नजर में सही है कि गलत? कमेंट की बाढ़ आनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप और कंट्रोवर्सी नहीं हो तो संभव ही नहीं है। 1987 में जिन्होंने मेन चालू किया था फाउंडर, वो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे ने ज्वाइन किया। 1996 में जो उनके बेटे थे, इन पे भाई साहब आरोप लगा कि आपने प्रेसिडेंट को, कोरिया के राष्ट्रपति को आपने रिश्वत दी है। बहुत मीडिया में हंगामा बना, पर कुछ समय बाद कुछ नहीं हुआ जी, माफ कर दिया गया। 2008 में इन पे आरोप लगा टैक्स चोरी का, इन पे आरोप लगा घोटाले का, इन पे आरोप लगा फिर रिश्वत देने का। इनको इनके सैमसंग के पद से हटा दिया गया। 3 साल की जेल भी हुई, पर कुछ समय बाद वापस प्रेसिडेंट बन गए, जेल माफ हो गई, कुछ नहीं हुआ साहब, वैसे ही चलता रहा जो चल रहा है। उसके बाद जो इनके बेटे थे, उन पे भी आरोप लगा कि इन्होंने भी प्रेसिडेंट को रिश्वत दी है। उन पे भी बात चली, केस सिद्ध हुआ, सजा हुई, लेकिन फिर सजा माफ हो गई, फिर कुछ नहीं हुआ। तो इन पे आरोप ही लगते हैं, बस सजा ही होती है, अल्टीमेटली उसको माफी होना है। क्योंकि चाहे पास्ट प्रेसिडेंट हो कोरिया का, या करंट हो, या आने वाला, सबको पता है कि सैमसंग बिना काम नहीं चलेगा। अगर सैमसंग आज सोचती है कि यार मैं कोरिया से छोड़ के बिजनेस कहीं और सेटल कर लूंगी, सैमसंग के पास ऑप्शन है, 20-25 साल में यहाँ समेट के कहीं और कर सकती है। लेकिन भाई साहब कोरिया के पास ऑप्शन नहीं है सैमसंग के अलावा। तो सबसे पहले भैया केस स्टडी से लेसन क्या मिलता है? पहला लेसन डाइवर्सिफिकेशन। जब जहां मौका मिले हथौड़ा मार दो। क्या पता इनको लगा यार नूडल बेचेंगे जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन भाई साहब कपड़े में आए ना, शुगर में आए ना, इंश्योरेंस में आए ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आए तभी तो जीवन बदला, टेलीकॉम में आए तभी तो तगड़ा नाम हो रखा है। तो भाई साहब ये 2 सेक्टर में नहीं आते, वहीं रह जाते, तो इतना बड़ा ग्रुप थोड़ी बनता। तो जब जहां मौका मिले डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर, एक ही प्रोडक्ट में जिंदगी अपन को निकालनी है। दूसरी चीज, क्वालिटी पे फोकस करो। देखो एक ये बात है कि देखो सरकार के सपोर्ट से आगे बढ़ गई, लेकिन सरकार का सपोर्ट तो इनके अलावा एलजी को भी था, वो क्यों ना बढ़ी? hyundai को भी था, वो क्यों ना बढ़ी? क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो काम किया क्वालिटी से किया। इनको सपोर्ट मिला, पर सपोर्ट का भरपूर फायदा उठाया। प्लस सरकार भी हेरे गेरे को सपोर्ट थोड़ी करी थी। सरकार ने कहा जो उस समय टॉप 10 है उनको बुलाओ, उनको सपोर्ट करेंगे। ये टॉप 10 में तो अपने दम पे ही पहुंची ना, सरकार के सपोर्ट करने से पहले। और फिर सरकार ने जब सबको सपोर्ट दिया, तो उन सपोर्ट में भी सबसे तगड़ा सपोर्ट कैसे ले बैठी? तो इनकी खुद की क्वालिटी थी, जो बनाया उसमें स्केल किया, नंबर 1 बने, क्वालिटी बनाई। इवन एप्पल जैसा जायंट भी इन पे डिपेंडेंट है, तो दम तो है सा। एंड तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया अपना टैलेंट अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, डाइवर्सिटी अपनी जगह, लेकिन अगर सही जगह पे सही दोस्त मिल जाता है तो भाई साहब उसका बेनिफिट भी होता है। तो ऐसे कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे हैं, जिनको बढ़ने में एंटरप्रेन्योर का दिमाग था, मेहनत थी, लेकिन एक पीछे से सपोर्ट भी था जिसने उसको पहुंचाया। तो ये भी अगर मौका किसी को मिले तो लेना चाहिए। आपकी नजर में किसको मिला, किसने लिया? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। तो भाई साहब डाइवर्सिफिकेशन इज द की, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो भाई साहब अभी देखो अभी क्या चल रहा है। तो अभी सीक्रेट जो मनी जब कोर्स करोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। तो सही कर रहे हो तो आगे बढ़ जाना, गलत कर रहे हो तो सुधार लेना। कोर्स करो, पता पड़ेगा वो काम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही रखा है, पहुंचो तुरंत।